गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? बढ़िया हो सारे? मजे में। ठंड बढ़ गई अब तो यार, है ना? मैडम ठंड बढ़ गई अब तो। रजाई में बैठे होंगे आधे से ज्यादा तो भी। प्लांट फिजियोलॉजी हमारी 3 दिन हो चुके हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे से हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, क्रैप साइकिल आपकी बीच बीच में रह गई है, वो अगले मंडे होगी आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आज हम लोग करेंगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कहाँ पर थे हम लोग? आई गेस प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कर रहे थे, है ना? हम्म, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में थे। हम्म। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ही कर रहे थे क्या? मैं तो भूल गई यार। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा टॉपिक है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से क्या मतलब है? अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? अभी तक हम लोगों ने प्रोटोप्लास्ट निकाला है। ठीक है, हमारे जो 3 4 हमारे पॉइंट्स थे आप लोगों को याद होंगे, जिसमें सबसे पहले था आइसोलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद फ्यूजन ऑफ प्रोटो मतलब आपके सिलेक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले देखी थी। ठीक, यही सारे पॉइंट थे। एक सेकेंड, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्योरिफिकेशन, फिर उसका कल्चर करना। थर्ड पॉइंट था हमारा प्योरिफिकेशन। 4 पॉइंट कौन कौन से थे? पहला आइसोलेट करना, दूसरा उसको सिलेक्ट करना, तीस मतलब कल्चर करना। पहला उसको आइसोलेट करना, दूसरा उसको कल्चर करना, तीसरा उसको फ्यूज करना, और चौथा वो फ्यूज हुआ है या नहीं हुआ है ये देखना। पहला हम कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना। आइसोलेट करने में हमने कौन से मेथड देखे थे? एंजाइमेटिक मेथड देखा था। एक तो हमने मैकेनिकल मेथड देखा था, और एक हमने एंजाइमेटिक मेथड देखा था, जिसमें से मैंने आप लोगों को बोला था कि एंजाइमेटिक मेथड इज मच बेटर देन द मैकेनिकल मेथड। ठीक है, तो एक हमने देखा एंजाइमेटिक मेथड कि सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम की मदद से हम किस तरह प्रोटोप्लास्ट को अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोटोप्लास्ट का कल्चर, कल्चर कैसे कर सकते हैं? प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने के लिए कई सारी टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताई थी, जैसे माइक्रो एरे टेक्निक थी। ठीक है, कल्चर, माइक्रो कल्चर टेक्निक, उसके बाद को कल्चर टेक्निक, कई सारी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कौन कौन सा हम मीडियम यूज़ कर सकते हैं, उस मीडियम में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था। तो इसका मतलब हमारा पहला पॉइंट आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट वो कंप्लीट हो गया था, कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट वो कंप्लीट हो गया था। तीसरा हमारा पॉइंट है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करना और सोमैटिकली उसको हाइब्रिडाइज करना। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मतलब आप फ्यूज कैसे कराएंगे उसको, उसके लिए कौन कौन सी तरीके आप यूज कर सकते हैं? तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करने के लिए 2 तरीके से हो सकता है। एक तो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। ठीक है, पहला स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, दूसरा मैकेनिकल फ्यूजन, और तीसरा इंड्यूस्ड फ्यूजन। ठीक है, पहला स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, दूसरा मैकेनिकल फ्यूजन, और तीसरा इंड्यूस्ड फ्यूजन। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन आप लोगों को पता होगा क्या होता है? स्पॉन्टेनियस फ्यूजन मतलब अपने आप, स्वतः। ठीक है, अपने आप। स्पॉट मैकेनिकल मतलब बल द्वारा, और इंड्यूस्ड फ्यूजन मतलब इंड्यूसिंग एजेंट या केमिकल्स द्वारा। ठीक है, 3 तरीके से हो सकता है
स्पॉन्टेनियस अपने आप, मैकेनिकल बल द्वारा, इंड्यूसिंग एजेंट्स या केमिकल द्वारा। स्पॉन्टेनियस की बात करें अपने आप, जैसे हम कह रहे हैं कि ये अपने आप हो जाता है, तो स्पॉन्टेनियस में जैसे आपने दोनों प्रोटोप्लास्ट निकाले दो अलग अलग स्पीशीज से, कोई स्पीशीज ए है और कोई स्पीशीज बी है, ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज हैं, इससे आपने इसका प्रोटोप्लास्ट निकाला, इससे आपने इसका प्रोटोप्लास्ट निकाला और इन दोनों को आपने क्या कर दिया है, फ्यूज कर दिया, ठीक है। फ्यूज कैसे किया है आपने, दोनों को एक ही सॉल्यूशन में रख दिया। अब ऐसे कई सारे प्रोटोप्लास्ट होते हैं, आप लोगों ने कई सारी स्पीशीज ली हैं, सबको एक साथ किया है, तो कुछ प्रोटोप्लास्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं और अपने आप ही क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। आपको ना तो उसमें बल की जरूरत पड़ती है और ना ही उसमें किसी केमिकल की जरूरत पड़ती है कि भाई आप किसी केमिकल का उससे ट्रीटमेंट कराएं, उसके बाद वो दोनों प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो, ठीक है। यानी कि ये अपने आप हो जाते हैं, इसमें इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आए, इन्होंने अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और अट्रैक्ट करने के बाद एक दूसरे से क्या हो गए, फ्यूज हो गए। इन्हें ना तो किसी मैकेनिकल बल की जरूरत है और ना ही इन्हें किसी इंड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत है। इस टाइप के फ्यूजन को कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। जैसे कि आपके कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके होमो कैरियॉन्स जो होते हैं, जिनके न्यूक्लियस सेम होते हैं, होमो कैरियॉन्स, ठीक है, उनके अंदर ये देखा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। दूसरा आपका मैकेनिकल फ्यूजन। मैकेनिकल फ्यूजन क्या होता है, कोई स्पीशीज ए है, कोई स्पीशीज बी है, इसका प्रोटोप्लास्ट निकाला है, इसका प्रोटोप्लास्ट निकाला, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को एक कल्चर मीडियम में रख दिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस कल्चर मीडियम को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं, मतलब कि इस कल्चर मीडियम में आप अपना बल लगा रहे हैं। ये कल्चर मीडियम है, आपने इसको जाके धीरे धीरे शेक करना शुरू किया इस तरीके से, ठीक है, या आपने इसको टैप करना शुरू किया, या इसमें आपने एक छड़ी घुमानी शुरू करी, यानी कि किसी तरीके से आपने उन प्रोटोप्लास्ट को क्या दिया, कोई फोर्स दिया है, कोई बल दिया है, जिसकी वजह से वो दोनों प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट के इंजर होने की थोड़ी सी चांसेस हो जाते हैं, कि ड्यूरिंग द टैपिंग और ड्यूरिंग द शेकिंग कि प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है, अपने आप से वो आपका इंजर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से मैकेनिकल फ्यूजन को हम इतना नहीं करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द शेकिंग और टैपिंग हो सकता है प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाए, इंजर्ड, क्योंकि भाई प्रोटोप्लास्ट में केवल क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, तो केवल सेल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसको क्या रह जाता है, क्योंकि आराम से वो इंजर्ड हो सकता है, डेलीकेट सा है, तो वो क्या हो जाता है, उसके इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो जाता है मैकेनिकल फ्यूजन, ठीक। तीसरा फ्यूजन है आपका इंड्यूस्ड फ्यूजन। इंड्यूस्ड फ्यूजन क्या होता है, जो इंड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इंड्यूस्ड फ्यूजन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, जो इंड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में हो रहा है। इंड्यूसिंग एजेंट्स जैसे कि NaNO3, PE3, ठीक है, पॉलीइलेक्ट्रोग्लाइकेज, और आपके कैल्शियम पीएच और कैल्शियम ट्रीटमेंट, ये तो ये सब क्या है, ये एजेंट्स हैं, इंड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, आपके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं या काम करते हैं। यानी कि इनकी मदद से प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, एक दूसरे से फ्यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, कई सारे दिए हुए, एक एक करके सबसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। तो NaNO3 का ट्रीटमेंट किस लिए दिया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, 0.25 मोलर आपने जो सॉल्यूशन है, जैसे ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इसके अंदर क्या है आपका प्रोटोप्लास्ट मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर आपने 0.25 NaNO3 डाल दिया। डालने के बाद आपने इसको क्या किया है, सेंट्रीफ्यूज, आप इसे क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। तो जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, आप इसको सेंट्रीफ्यूगेशन में रखते हैं, तो क्योंकि NaNO3 प्रेजेंट है, NaNO3 की वजह से इसमें क्या हो जाता है, दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो पहला फर्स्ट सोमैटिक
फर्स्ट सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट जो मिला था, किसमें मिला था सबसे पहला सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट, जो मैंने आपको बताया था किसमें, तंबाकू में, निकोटियाना, निकोटियाना टोबैकम एंड निकोटियाना ग्लाउकम। ठीक है, तो सबसे पहला जो सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट मिला था वो किस किस के बीच में मिला था, निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना ग्लाउकम के बीच में आपका पहला सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट मिला। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो आपका ये होता है एन और ये जो पहला सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट मिला था तंबाकू का, ये किससे मिला था, वाया एन ट्रीटमेंट। ठीक है, ये जो पहला सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट हमें मिला था निकोटियाना टोबैकम निकोटियाना ग्लाउकम, ये किससे मिला था, आपका पहला सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ट्रीटमेंट से। और ये 0.25 मोलर NaNO3, मतलब आपकी जो NaNO3 की कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी ध्यान रखना है कि NaNO3 की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। NaNO3 का कंसेंट्रेशन ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा कर दिया आपने, कुछ कम कर दिया, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। आपको उसमें क्या रखनी है, बिल्कुल परफेक्ट रखनी है आपको NaNO3 की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो पहला है NaNO3। ये बात मैं शायद पहले कर चुकी हूँ आपसे, करा है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। इन दोनों में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन होता है। और रिपल्शन होने की वजह से इसके अंदर हम इसमें क्या डाल दिया, Ca+2। क्या डाला हमने, Ca+2। Ca+2 डालने की वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट हैं, दोनों प्रोटोप्लास्ट में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। रिपल्शन इनका कम हो जाए इसके लिए इसमें क्या डाला गया है, Ca+2 इसमें डाला जाता है। Ca+2 क्या करता है, ये जो दो प्रोटोप्लास्ट है जिन पर नेगेटिव चार्ज है, इनके नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है। और इस वजह से इन दोनों के फ्यूजन का क्या हो जाता है, टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम हाई पीएच Ca+2 ट्रीटमेंट। ठीक, इसको कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, क्या है हाई पीएच Ca+2 ट्रीटमेंट, क्या है, कॉमनली यूज मेथड है, इसको काफी कॉमनली इसको यूज किया जाता है। ठीक, और हाई पीएच पे यूज किया जाता है। हाई पीएच, लगभग पीएच होना चाहिए 10 to 11 के बीच में, और टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और पीएच की जो वैल्यू है वो होती है बिटवीन 10 to 11। क्लियर बच्चों? ये होता है हाई पीएच Ca+2 ट्रीटमेंट। चलो, अगला है आपका पीईजी। पीईजी क्या है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। पीईजी क्या है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है।
आपने देखा होगा कभी भी कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ऐसे दिखा दिया जाता है ए स्पीशीज, बी स्पीशीज, इसका प्रोटोप्लास्ट, इसका प्रोटोप्लास्ट, दोनों को फ्यूज किया तो यहाँ पर पीईजी लिख दिया जाता है। कई बार देखा होगा आपने, सबसे ज़्यादा यही लिखा जाता है पीईजी। तो पीईजी क्या है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है? मोस्ट कॉमन यूज रहते हैं। ठीक है। कई सारी स्पीशीज जिसके अंदर सोमेटिक हाइब्रिड किया जाता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होता है, उनके अंदर पीईजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नॉर्मली वही मेथड है, इसमें कुछ नहीं है। एक ट्यूब ली आपने, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर मीडियम है, प्रोटोप्लास्ट है, साथ में आपका पीईजी भी है। पीईजी डालने के बाद ऊपर से इसको कैप कर देते हैं। कैप कर दिया मतलब बंद कर दिया। कैप करने के बाद इसको पूरा हल्के हल्के हाथ से इस तरह से इसमें शेकिंग कर दी। तो शेकिंग करने की वजह से ये जो प्रोटोप्लास्ट हैं किसके कांटेक्ट में आते हैं? पीईजी के कांटेक्ट में आते हैं। और पीईजी के कांटेक्ट में आने से ही दोनों के बीच में क्या हो जाता है बच्चों? फ्यूजन हो जाता है। क्लियर है? तो ये होता है आपका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है? वही सेम चीज़ है, दोनों के बीच का जो टेंडेंसी है उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, चलो। ये होता है पीईजी। अच्छा, मोस्ट इफेक्टिव मेथड किसे कहते हैं? मोस्ट इफेक्टिव कब होता है ये? आपने पीईजी से इसको ट्रीट किया, पीईजी से ट्रीट करने के बाद अब आप इसे हाई पीएच और कैल्शियम ट्रीटमेंट में दे दो। यानी कि बाई चांस अगर पीजी के द्वारा अगर इसका नहीं हो पाया है, अगर दोनों प्लस बाय पीईजी अगर फ्यूज नहीं हो पाए हैं, तो आपने इसको किस में रख दिया? हाई पीएच Ca+2 ट्रीटमेंट में रख दिया। तो इसकी वजह से दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में फ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? किसकी वजह से? हाई पीएच Ca+2 ट्रीटमेंट की वजह से। अगर इससे नहीं हो पाए, मोस्ट ऑफ द इससे हो जाएंगे, नहीं तो इसकी वजह से जो थोड़ा बहुत इनमें एक अट्रैक्शन पैदा हुआ है वो किसकी और वजह से बढ़ जाएगा? हाई पीएच Ca+2 ट्रीटमेंट की वजह से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इससे नहीं हो पाया है तो फिर आपने इसमें क्या डाल दिया? हाई पीएच Ca+2 ट्रीटमेंट। इससे तो डेफिनेटली दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, पीईजी का जो फ्यूजन होता है, पीईजी इंड्यूस फ्यूजन जो होता है, ये कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है। वैसे तो सारे ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं, पर फिर भी जैसे Ca+2 ट्रीटमेंट है तो Ca+2 ट्रीटमेंट उसके लिए होगा जिसके प्रोटोप्लास्ट पर नेगेटिव चार्ज होगा। होगा कि नहीं होगा? सिर्फ उसी के लिए होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जिस पे चार्ज कोई है ही नहीं या जिस पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी मौजूद है उसके लिए वो इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन पीजी ट्रीटमेंट क्या है? पीजी ट्रीटमेंट सबके लिए, इट इज नॉन स्पेसिफिक। ये किसी के लिए ऐसा नहीं है कि किसी के लिए स्पेसिफिक हो। एक सेकेंड। ठीक है। इसके अलावा पीजी का आपको क्या रखना पड़ता है? पीजी कॉन्सेंट्रेशन इज क्रिटिकल इन दिस मेथड। पीजी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस मेथड में क्रिटिकल होती है कि पीजी जो हम यूज कर रहे हैं, पीजी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल हम जो यूज कर रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल होना चाहिए। यानी कि एक लिमिट में होना चाहिए। अगर उससे नीचे गया तो नहीं होगा, और उससे अगर ऊपर आ गया तो फिर डेंजरस भी हो सकता है। यानी कि एक लिमिट में जिसमें आपने तय किया है, जितना उसका आपके कल्चर मीडियम के हिसाब से, प्रोटोप्लास्ट के हिसाब से ज़रूरी है, वो आपको इसमें पता होना चाहिए और उतना ही आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। आप उससे ज्यादा इसमें नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए क्या हो जाता है? ठीक है, चलिए।
अगला है आपका इलेक्ट्रोफ्यूजन। समझ में आया है बच्चों? बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आज आप लोगों को थोड़ा मैं लो लो से साउंड कर रही हूँ। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आज शायद मैं बहुत लो साउंड कर रही हूँ। समझ आ रहा है? आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इस वजह से आज एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों का जो बॉटनी का कोर्स है वो काफ़ी आगे है। ठीक है, तो मतलब लिटरली हमारी एक बुक ये कंप्लीट होने वाली है, फोर्थ यूनिट इसमें से केवल बची है। हमारी सेकंड जो बुक चल रही है हमारी फिजियोलॉजी की, उसकी दूसरी यूनिट का लास्ट चैप्टर चल रहा है, 2 यूनिट उसकी भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप अपना ये अच्छा, आप लोग प्लीज़ ये मान के मत चलिएगा कि जैसे आप लोगों की फर्स्ट ईयर प्रमोट हो गई है तो आपकी सेकेंड ईयर भी प्रमोट होगी, नहीं होगी। यूजीसी एक साथ 2 साल को प्रमोट नहीं करेगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इस भ्रम में जी रहे हैं। जैसे मैं देख रही हूँ क्लास में इस वक्त केवल और केवल 5 या 6 बच्चे हैं, वही गिने बच्चे हैं जो आते हैं। खास करके ये सिर्फ लड़कियां हैं, भारती, छवि, प्रिया, साक्षी, यही लड़कियां हैं जो क्लास ले रही है। लड़के तो एक आध कभी ऐड हो गया, हर्ष कभी ऐड हो गया, और एक आध लड़के कभी ऐड हो गए तो ऐड हो गए, बाकी लड़कियां आई हैं। तो लड़कों को मुझे लग रहा है कि बॉटनी ज्यादा अच्छे से आती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं किसी भी दिन बुला के ना आप लोगों की कॉपियां चेक कर लूंगी कि मैं जो आप लोगों को करवा रही हूँ वो आप घर पे कितना नोट कर रहे हो। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोला है कि आप लोग बैठिए, अगर पढ़ने तो कम से कम एक कॉपी, एक रफ कॉपी आप लेके बैठिए कि जो मैं आपको यहाँ बनाती हूँ, चाहे मैं उल्टा सीधा ही बना रही हूँ, रफली बना रही हूँ, उसको भी आप नोट करिए। पर मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे नालायकी दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मौत आ रही है 8 बजे सो के उठने में है। हम लोग अपने घर से तैयार होकर आप लोगों को पढ़ाने के लिए कॉलेज आ जाते हैं, और आप लोगों को सुबह 8 बजे घर में उठ के पढ़ने में मौत आ रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं अच्छा है, आप लोग अपने लिए कर रहे हैं। पर मैं यही आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि सेकेंड ईयर को मजाक मत लेना। ठीक है, हाँ परसेंटेज आप लोगों के, बहुत सारे बच्चों की, मैम परसेंटेज क्या मैटर करती है? परसेंटेज मैटर नहीं करती, नॉलेज मैटर करता है। और परसेंटेज क्यों नहीं मैटर करती भाई? आगे आप जाओगे आपकी परसेंटेज बहुत मैटर करेगी। बीएससी में क्या परसेंटेज थी? ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं, हर एक परसेंटेज का अपना एक वैल्यू होता है ड्यूरिंग द एग्जाम्स जब आप देते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम लोग किसी भी कॉलेज लेक्चरर के लिए, प्रोफेसर के लिए हम अप्लाई करते हैं, हमारी हर ईयर की परसेंटेज, हमारी हर ईयर की परसेंटेज का एक वैल्यू, एक कोड होता है, वहाँ पर पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर आपकी परसेंटेज 60 to 70 के बीच में है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपकी परसेंटेज 70 to 80 के बीच में है तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपकी परसेंटेज 80 to 90 के बीच में है तो आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट्स होते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये एक स्कोर कार्ड होता है कि किसी कोई भी, हर एक जो यूनिवर्सिटी होती है उसने अपना एक स्कोर कार्ड, उसको 70 पॉइंट्स चाहिए। यानी कि अगर आपके 70 पॉइंट्स के नीचे है तो आप एबल ही नहीं हो कि आप इसको अप्लाई कर सको। अगर आपकी जो टोटल परसेंटेज है, एग्रीगेट परसेंटेज है, अगर आपकी इतनी, आपका 70 पॉइंट्स से कम आ रही है, जो आपने अप्लाई किया है जिसमें आपके सारे आते हैं, बीएससी के परसेंटेज, एमएससी के परसेंटेज, आपने पीएचडी में क्या स्कोर किया, जो भी है, मैं केवल प्रोफेसर की बात नहीं कर रही हूँ, और भी कई एग्जाम्स में होता है ये। तो वहाँ हर एक एग्जाम के लिए पॉइंट स्कोर कार्ड अब सेट कर दिया गया है। तो बहुत बच्चे उसमें रहते हैं, मैडम क्या काम आती है बीएससी परसेंटेज, पास तो हो ही जाएंगे। तो इतना भ्रम अपने अंदर लेके मत चलना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वक्त भ्रम में जी रहे हैं, और ये जो टाइम है ना, जो पेंडेमिक का टाइम है, इसे मतलब ऐसे यूज कर रहे हैं, अरे यार क्या मजा मिला है, आराम मिला है जिंदगी को, तो वो मत करो। ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों को कि आप लोग घर बैठे और कुछ पढ़ लें। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मैं देख रही हूँ, मैं कितना भी रोज क्लास में समझा रही हूँ, पर जो नलायक है वो नलायक ही है, नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। पर फिर भी टीचर है, और अच्छे बच्चों को हम लोगों का हमेशा काम रहता है कि हम लोग आपको एंथुसियाज्म करें, आप लोगों को मोटिवेट करें। तो आई शुड ऑलवेज ट्राइड इट, बट आई थिंक इट डजेंट वर्क इट, वर्थ इट नहीं है ये, मैं करती हूँ पर ठीक है, चलिए मत करिए आप भी। अगला है इलेक्ट्रोफ्यूजन। हाई पीएच सीए2 ट्रीटमेंट, पीजी ट्रीटमेंट, NaNO3 ट्रीटमेंट, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफ्यूजन। इलेक्ट्रोफ्यूजन नाम से समझ में आ रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी।
क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफ्यूजन सिंपल होता है, जल्दी होता है और इजी हो सकता है, या मैं ये कह सकती हूँ कि नॉन इंजरेबल होता है। इसके अंदर कोई इंजरी होने की चांसेस नहीं होती, एफिशिएंट होता है, ठीक है। जितना भी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आपको क्या कर रहा है, देखिए इधर, जैसे मान लो ये आपकी प्लेट है जिसमें आपने रखा हुआ है, या प्लेट ना लेके हम ये ले रहे हैं, हल्क मीडियम है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है कैथोड, ये लगा हुआ है एनोड। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा चलने में, फिर आधे घंटे कितना टाइम है, कितने बजे की देखिए, होने को आधा घंटा चाहिए, ये करवा दो, मुझे क्या बोलते हैं इसको पूछिए। कैथोड और एनोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड हम इसमें लगा देते हैं चार्ज के लिए, और यहाँ पे रहता है इसका मीडियम। ये क्या है, मीडियम है। इस मीडियम में, ये जो मीडियम रहता है इसमें क्या है, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और ये कैथोड और एनोड किससे जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाती है, इस मीडियम में जाती है, कल्चर मीडियम में जाती है, तभी इसमें क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और दोनों के दोनों प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब या अट्रैक्ट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। तो बताइए, इसके अंदर ना तो कोई भी हमने ऐसा कोई इंजरी करी है जैसे कि भाई ठोका है या इसको हिलाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के। पर हाँ, एक जो है इसमें मेथड वो एक हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन और इंटेंसिटी या फिर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और इंटेंसिटी और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन अफेक्ट द फ्यूजन और प्रोटोप्लास्ट। जो आपने का प्रोटोप्लास्ट है, तो इसको आपकी कंसंट्रेशन क्या डाल रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कंसंट्रेशन आपने डाली है, क्या उसकी वैल्यू डाली है आपने, तो वो प्रोटोप्लास्ट को अफेक्ट कर सकता है। कि आपने यहाँ पर दोनों चार्ज लगाए हैं और इसमें फिर आपने जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई है, तो दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये डिपेंड करता है क्या इंटेंसिटी आपने दिया। आपने बिल्कुल माइन्यूट दिया है कि बिल्कुल उसमें लग ही नहीं रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी अफेक्ट नहीं करेगा। और आपने इतना ज्यादा दे दिया है कि उसके अंदर क्या हुआ है, हाई इंटेंसिटी हो गई है, तो प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू, और ये आपके केवल इलेक्ट्रोफ्यूजन में नहीं है, ये आपके सब में है, चाहे वो आपका पीईजी हो, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल हो, चाहे वो आपका NaNO3 का ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप चाहे उसको कैल्शियम का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपका पीएच वैल्यू बहुत मायने रखता है, पीएच ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आपका जो मीडियम है वो एसिडिक, जो आपको नॉर्मली बेसिक रखना है वो एसिडिक हो सकता है, या आपने ज़्यादा कर दिया तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया। तो हर एक चीज़, जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, सबके लिए इट शुड बी क्रिटिकल। सब कुछ कैसा होना चाहिए, बिल्कुल मेजरमेंट में होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, रिज्वाइन कर लीजिए एक बारी क्लास।